नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप उसके रिटर्न को टटोलते होंगे। कैसा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है किसी फंड का, वो समझते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने उस फंड के निवेश स्टाइल के बारे में जानना चाहा? आज हम आपको निवेश के अलग अलग स्टाइल यानी निवेश के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है, कैसे स्टाइल जो है वो किसी फंड के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, कोई फंड मैनेजर एक स्टाइल के आधार पर कैसे उस फंड में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करता है, इस पर रहने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हैं और फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी हैं। प्रबलीन और प्रतिभा दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। फैक्टर इन्वेस्टिंग या फिर निवेश के स्टाइल, समझना जरूरी है कि हम आज बात क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले प्रबलीन जरा समझाइए, हम जो ये निवेश के स्टाइल की बात कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट के जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं और किन पर आज हमारी खास चर्चा रहने वाली है, थोड़ा क्रिस्प में। नमस्कार स्वाति। एब्सोल्युटली, जब हम निवेश की बात करते हैं तो जो रिटर्न्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है और रिटर्न्स एक आउटकम होते हैं स्वाति डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के। एक छोटा सा मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। हम अक्सर बात करते हैं, रिसेंट जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एचडीएफसी एंड एक्सिस के लार्ज कैप फंड्स की, और इनका बड़ा डाइवर्स परफॉर्मेंस रहा है इन द लास्ट 5 to 6 years। अगर देखें तो 3 साल में एक फंड हाउस ने बहुत मैसिवली लीड ली थी और उसके बाद दूसरे फंड हाउस के लार्ज कैप फंड ने काफी लीप लेके आगे वो आया अपने रिटर्न्स में। और ये जो डिफरेंस देखा, ये हमने इसी टाइप के फैक्टर इन्वेस्टिंग की वजह से देखा। फैक्टर इन्वेस्टिंग कुछ नहीं, अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी को हम ब्रेक डाउन करें तो डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम अपना स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं। आपकी निवेश ग्रोथ एक फैक्टर हो सकता है, उसको फोकस करके की जा सकती है। वैल्यू एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसको फोकस करके की जा सकती है। ऐसे ही क्वालिटी, मोमेंटम और कुछ और तरीके हैं जिन पे हम फोकस करके फंड मैनेजर्स स्टॉक्स का चुनाव करते हैं और पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। और किस आपके फैक्टर पे फोकस है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल का, उसके बेसिस पे आपके रिटर्न्स डिटरमिन होते हैं। बिकॉज डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में डिफरेंट स्टाइल्स चलते हैं एंड इसलिए जैसे मार्केट्स बढ़ती हैं, अगर हम एक 10 साल का पीरियड देखें तो हम देखेंगे कुछ फेजेस में सर्टन फंड हाउसेस डू वेल, उनकी स्कीम्स बेहतर करती हैं, कुछ फेजेस में दूसरे फंड हाउसेस बेहतर करते हैं। तो यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर फोकस रहता है उस पर्टिकुलर फंड हाउस का while creating their portfolios। बिल्कुल, तो हम इसको एक तरीके से जो स्टाइल कहें, फैक्टर कहें या फिर एक फिलॉसफी कहें, जिस स्ट्रैटेजी के तहत कोई एक फंड मैनेजर जो है या फिर कोई एएमसी है अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को अपने फंड में डालती है और उससे बाजार से ज़्यादा फायदा लेना चाहती हैं, स्टॉक पिकिंग में उसमें सबसे ज्यादा मदद होती है। इसी में सबसे पहले जैसे प्रवीण ने बताया, वैल्यू हो गया, ग्रोथ है, क्वालिटी है, मोमेंटम है, यूं तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन आज इन चार पर हमारा ज्यादा खास फोकस रहने वाला है। सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग की चर्चा करते हैं। प्रतिभा, वैल्यू इन्वेस्टिंग को अगर हम समझना चाहें, हमें ये मालूम है कि अगर हम ऑन द फेस ऑफ इट समझें तो काफ़ी सारे वैल्यू फंड्स भी होते हैं और वैल्यू किसी एक फंड का वैल्यू तलाशना मतलब उसकी जो अपनी फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो वैल्यू है कितनी है, उसके हिसाब से इसकी गणना की जा सकती है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक पिकिंग या फिर एक फंड के लिहाज से वैल्यू इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग जो स्टॉक्स में है तो उनका मकसद होता है कि जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू, एक कंपनी का कैश फ्लो के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू जहां पे कम है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करे। वो आउट ऑफ फेवर हो सकता है या कुछ बैड न्यूज हो सकते हैं, साइकिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसको एक तरह से देखें तो हम शॉपिंग जब करते हैं, बार्गेन हंटिंग करते हैं, जब सेल में रहता है तब खरीदते हैं। ये बहुत इजी होता है, सेल में हमें पता चलता है। लेकिन फंड मैनेजर यही ढूंढते रहता है कि वो वैल्यू के हिसाब से जितना वैल्यू उनका है उससे कम वैल्यू में मिल रहा है, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने में। ये फिलॉसफी जो बिलीव करते हैं वो किन व्हाट आर द क्राइटेरिया, ये जो मेट्रिक्स है किस क्राइटेरिया पे वो लोग ये वैल्यू स्टॉक है कि नहीं चेक करते हैं। प्राइस टू बुक रेशो, यानी कि उनका कंपनी का एसेट्स के हिसाब से स्टॉक प्राइस का क्या वैल्यू है।
प्राइस टू अर्निंग्स, पी बाई ई तो सब लोग जानते ही हैं, वो फ्री कैश फ्लो कितना है, ये 3-4 फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि वैल्यू स्टॉक है कि नहीं है। और जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है, इसी का एक गुच्छा, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं वैल्यू स्टॉक्स का। तो लास्ट 4 साल से अगर आप देखेंगे, 20 to 24 ऑलमोस्ट टिल वेरी रिसेंटली, वैल्यू का तो बहुत अच्छा आउटकम रहा है। वैल्यू बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी दिया है इन द पास्ट 4 years। ये एक स्टाइल रोटेशन जैसे बताया कि होता रहता है, कभी वैल्यू चलता है, कभी ग्रोथ चलता है, कभी क्वालिटी अंडरलाइंग होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको किस चीज का एडवांटेज होता है, यू गेट टू इन्वेस्ट एट कंपनीज एट लोअर लेवल्स। तो पोटेंशियल फॉर मेकिंग मल्टी बैगर्स इज वेरी हाई, क्योंकि आपने कम दाम में खरीदा तो ये मल्टी बैगर होने का ज्यादा चांसेस है। इट्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, तो स्पेक्यूलेशन की कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। इट रिक्वायर्स पेशेंस, ये आपको ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस नहीं होता वैल्यू में, कभी कभी बहुत सालों तक वैल्यू अनलॉक नहीं होता है। दूसरी बात भी हो सकती है, ये वैल्यू ट्रैप हो सकता है। आप सोच रहे हो कि इसमें वैल्यू होगा, लेकिन वो ट्रैप हो सकता है कि उसका वैल्यू पोटेंशियल है नहीं। वैल्यू अपॉर्चुनिटीज कैन शिफ्ट ओवर टाइम, एक सेक्टर से दूसरा सेक्टर जा सकता है। इसलिए अगर आपने वैल्यू फंड चुना है तो हो सकता है आपका ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन ना हो, क्योंकि हर सेक्टर में वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है। और वैल्यू स्ट्रेटजी रिलेटिवली फोकसेस ऑन क्वालिटी ग्रोथ ऑफ द अंडरलाइंग कंपनी। तो इसका अगर एक एग्जांपल दे तो HDFC, ICICI ये वैल्यू फंड हाउसेस माने जाते थे। अभी तो सब लोग सब स्टाइल में फंड मैनेजर्स लेके आते हैं, लेकिन वैल्यू फंड हाउस बोलते हैं HDFC याद आता है। ओके, तो HDFC जैसे जो फंड हाउस है, AMC है, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज़्यादा उस पर फोकस करती है, उस पर आधारित है। मुझे प्रबलीन एक बात बताइए, हमें जैसे मालूम है वैल्यू कॉन्ट्रा एक कैटेगरी भी है और एक स्टाइल भी है, मतलब हम वैल्यू फंड भी देखते हैं, वो डिफरेंस क्या है? मतलब वो जो एक पूरा फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है, या फिर उसका जो एक स्टाइल है वो हर पूरे AMC अपने हर फंड में वैसा वो जो स्टाइल है वो डालने की कोशिश करती है? और जैसा प्रतिभा ने ये भी बताया कि पिछले 4 साल लगभग वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे रहे हैं, अभी का जो टाइम है वो कैसे इन्वेस्टिंग पैटर्न के लिए सही है? जी। स्वाति, पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो कैटेगरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग की, या जो एक वैल्यू स्कीम्स फंड हाउसेस लेके आते हैं, वो कोई भी फंड हाउस लेके आ सकता है जहां पे उनका ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ग्रोथ ओरिएंटेड भी हो सकती है। यानी कि अगर कोई फंड हाउस है, मान लीजिए जैसे एक्सिस हो गया या मिराय हो गया, PGIM, इस तरीके के हम फंड हाउसेस को यूजुअली ग्रोथ ओरिएंटेड मानते हैं। जैसे अभी प्रतिभा ने बोला कि हम HDFC और ICICI को वैल्यू ओरिएंटेड बोलते हैं। फंड हाउस अपनी कैटेगरी वैल्यू की कोई भी लेके आ सकता है, डेफिनेटली उसको उस स्पेसिफिक मैंडेट के अंदर ही चलाना है जहां पे आप वैल्यू स्टॉक्स को ही चुन के उस पर्टिकुलर स्कीम को रन करते हैं। तो उसका एक ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से जो फंड हाउस की है उतना ज्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कीम का मैंडेट जो है उसको सेबी के अंतर्गत उस फंड हाउस को फॉलो करना ही है। एंड ऑफ कोर्स हमने देखा है स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस इन द लास्ट 4 years हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग के देखी, एंड काफी इसमें पैसा भी आता है। एंड थोड़ा सा लोग जैसे इम्पेशेंट होके जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं या ग्रोथ वाली ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, स्वाति, हमने देखा है कि वहां से निकल के हम दूसरी जगह पे जाना भी चाहते हैं ओवरऑल। बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो लेट्स से लास्ट 10 to 15 years का अगर हम डेटा देखें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे ग्रोथ हैज आउट परफॉर्म्ड, एंड लाइक प्रतिभा मेंशन्ड इन द लास्ट 5 years, 5 में से ऑलमोस्ट 4 years में वैल्यू इन्वेस्टिंग ने आउट परफॉर्म किया है। सो दीज आर बेस्ड ऑन आपके जो साइकिल्स आते हैं मार्केट्स में, उस पर डिपेंडेंट होता है। आज के टाइम पे अगर हमें डिसाइड करना हो तो आइडियली अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है 10 से 12 साल 15 साल का, तो स्वाति हमें दोनों अप्रोचेस को लेके चलना है। और ये मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ क्योंकि अगर हम लंबे समय का डेटा देखें, हम 2 स्कीम्स उठा लेते हैं यहाँ पे, HDFC टॉप 100 एंड एक्सिस ब्लू चिप। एक वैल्यू स्टाइल से चलती रही है ज्यादा HDFC की, और एक ग्रोथ स्टाइल से। और हमने देखा कि 2018-19 में बहुत अच्छे से एक्सिस ने बीट किया था HDFC को, और मतलब 8-9-10% के मार्जिन से। और अगर हम 21, 22, 23 की बात करें तो HDFC ने बीट किया। पर अगर हम दोनों स्कीम्स का 10 साल का रिटर्न देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का करीबन 12-12.5% पे है। यानी कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज डिफरेंट साइकिल्स आएंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इक्वेट कर देगा। सेम एग्जांपल अगर हम US में देखें,
वैल्यू रसल्स जो इंडेक्स है और ग्रोथ इंडेक्स है, उनका अगर हम 40 साल का भी डेटा उठा के देखें तो करीबन दोनों के रिटर्न्स 12.01 से लेके 12.09% की रेंज में है। बट अगेन जो जर्नी है ड्यूरिंग दोस 40 इयर्स वो डिफरेंट रही है। यानी कि हमें पोर्टफोलियो में जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमें दोनों चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट हम ये मान के चलते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं तब वैल्यू कैन डू बेटर एंड ग्रोथ पे हिट आती है। पर अगर आने वाले 2 से 3 साल में हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स कटना शुरू होंगे बिकॉज वी आर एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ इन्वेस्टिंग फिर से वापस आनी चाहिए। सो किसी को भी आप बिल्कुल नेगेट ना करें, नकारे ना, एंड आई थिंक दोनों का इंक्लूजन होना चाहिए। बट ग्रोथ डेफिनेटली लुक्स प्रॉमिसिंग अगर इंटरेस्ट रेट्स में आगे चल के कटौती होती है तो। एब्सोल्युटली। तो आई स्लिप इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग हियर, पर उससे पहले एक पॉइंट बताना ज़रूरी है। जो महान इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्टिंग के हितैषी रहे हैं, उनको पसंद रही है। सो ये एक एग्जाम्पल है जो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए एक फेमस एग्जाम्पल आप सबको दे सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट प्रबलीन जस्ट सेड, प्रतिभा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग मतलब आने वाला जो टाइम है वहाँ पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, और कैसे काम करता है ये? ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो चुनते हैं वो ये देखते हैं कि उन अर्निंग्स कैपेसिटी जो है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेड जो है वो अबव एवरेज रहे। वो कंपैरिजन में मतलब अपने इंडस्ट्री से, सेक्टर से, ओवरऑल मार्केट से अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा रहे तो वो ग्रोथ कंपनीज माना जाता है। इसका फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लेसर एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट स्टॉक प्राइस। तो इतना वो देखते नहीं है कि कम में मिल रहा है, कि बिकॉज अच्छे ग्रोथ वाले कंपनीज जो है वो शायद बहुत चीप ना मिले, लेकिन क्योंकि फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या फैक्टर्स हो सकता है जिसके बेसिस पे ग्रोथ को सिलेक्ट किया जाता है? पहले तो हम हिस्ट्री देखते हैं, पीछे देखते हैं कि उनका हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ कैसा था। हिस्टोरिकल अर्निंग्स ग्रोथ 5 इयर्स 10 इयर्स का अगर अच्छा ग्रोथ मिला है और आगे जाके फ्यूचर में भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, और प्रॉफिट मार्जिन्स मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन्स कैसा है और कैसे ग्रो हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसके इन्वेस्टर्स का पैसा है और उसके अगेंस्ट कितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया। ये सब फैक्टर्स से ग्रोथ स्टॉक्स चुने जाते हैं। तो ये अगर ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम होराइजन थोड़ा आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ग्रोथ कंपनी से इसलिए आप भी इन्वेस्ट करेंगे और तुरंत का तुरंत रिटर्न चाहिए, तो शायद नहीं मिल सकता है। जैसे प्रबलीन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, अभी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स लो होता है। जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहा है, तो इंडिया में भी ऐसा उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होगा। बट इंटरेस्ट रेट्स जब कम होता है तब ग्रोथ कंपनीज नॉर्मली बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम वो स्टाइल रोटेशन होने के लिए। और दे डू वेल नॉर्मली ड्यूरिंग बुल मार्केट्स एंड पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल। और कौन से ऐसे फंड हाउसेज है, वेरी क्विकली, जिससे पहले मैं ब्रेक लूं, प्रबलीन, जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं? वैसे आपने इसका हिंट तो दिया था, पर एट प्रेजेंट कैसे एक इन्वेस्टर पहचाने कि उनको ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा मिलेगा? मेजोरिटी ऑफ द फंड हाउसेस, स्वाति, कोई भी ये नहीं बोलते कि हम प्योरली ग्रोथ लेके चलते हैं। ज्यादातर फंड हाउसेस ये बोलते हैं कि हम GARP यानी कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस, वो ये बोलते हैं कि हम ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं पर हम बहुत ज्यादा दाम भी नहीं देना चाहते हैं। जबकि एक अगर हम प्योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी जैसे अभी प्रतिभा ने बताया उसमें देखें तो हम अक्सर प्राइस को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। हमें ये लगता है कि फ्यूचर पोटेंशियल क्या है उस पर फोकस होता है। एंड आई थिंक इसका क्लासिक एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ अ स्टॉक अगर हम देखें तो वो जोमैटो है। अगर आपने उन्हें नेट प्रॉफिट अगर नेगेटिव में भी है तब भी उस कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए इट्स अ टिपिकल ग्रोथ स्टॉक। एंड फंड हाउसेस के लिहाज से अगर हम देखें तो एक ग्रेविटेशन होने लगे हैं फंड हाउसेस सारे ही कि हल्का सा ब्लेंड अप्रोच की तरफ जाने लगे हैं। बट जो फेमसली नोन है एज ग्रोथ फंड हाउसेस वो मिराई एसेट हो गया, PGIM इंडिया हो गया, उसके साथ साथ एक्सिस हो गया जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में है। और यहाँ पे एक हल्का सा जो पिटफॉल है, रिस्क रहता है स्वाति, वो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि कई बार आप अपने जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस करने लगते हैं कि आप वैल्यूएशंस को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। तो अगर अचानक से मार्केट्स में करेक्शन होती है तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा कम होता है इस स्ट्रैटेजी में, बिकॉज आप काफी हाई प्राइस पे करते हैं उस फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन घटती है जहाँ पे सडनली द प्लान्स चेंज या उस कंपनी के ऊपर इफेक्ट आता है या इकोनॉमी पे,
तो जो डाउन साइड है वो थोड़ी हायर हो सकती है, तो स्लाइटली मोर वोलेटाइल एज कम्पेयर टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। ओके, तो वैल्यू ग्रोथ हमने समझा, मोमेंटम और क्वालिटी इन्वेस्टिंग, इनमें क्या फर्क है, इस पर भी रहेगी चर्चा थोड़े से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। बाजार में कौन सा निवेश स्टाइल होना चाहिए आपकी पसंद, या कौन सा निवेश स्टाइल करे अपने पोर्टफोलियो में शामिल, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ प्रवीण बाजपेयी और प्रतिभा गिरीश हैं। प्रतिभा, अब ये ज़रा समझाइए, हमने वैल्यू की बात की, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की बात की, मोमेंटम इन्वेस्टिंग को कैसे समझें? स्वाति, आप तो देख ही रहे हैं कि मोमेंटम इज द बज़ वर्ड। सब लोग मोमेंटम फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, मोमेंटम के बारे में ही बहुत सारी बातचीत हो रही है। दिस इज जैसे चांस पे डांस बोलते हैं ना, वैसा वाला स्ट्रैटेजी मेरे मानने से। ये it takes advantage of market volatility। मतलब जो पोजीशंस चल रहा है, जो स्टॉक्स चल रहे हैं, उसको ही खरीदते हैं, और बिफोर दे फॉल, मतलब दे स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ गोइंग डाउन, उसको बेच देते हैं। सो दिस इज बाय हाई एंड सेल हायर। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकता है मोमेंटम का। तो अगर हम ये सोचे तो आसान लगता है, क्या हम अपना डायरेक्ट पोर्टफोलियो ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, जो चल रहा है उसी को खरीदे और जस्ट गिरने लगा तो आप बेच दें? बहुत ही मुश्किल है। चांसेस है कि हमने फंड मैनेजर का मदद नहीं लिया, हमने खुद ने ऐसा मोमेंटम स्ट्रैटेजी से बनाया, तो चांसेस है कि अच्छा खासा नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको चुनना है लिक्विड सिक्योरिटीज की आपको बेचना चाहिए, तो कोई मार्केट होना चाहिए उसके लिए। आपको मैनेज करना है रिस्क को, टाइमिंग को एकदम करेक्टली आपको एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट टाइम पे बाय और सेल करे, दैट यू नॉट होल्डिंग ऑन टू द रॉन्ग स्टॉक्स। इसके जो रिस्क होते हैं ये हाई रिस्क है, एंड इट्स फेयरली अग्रेसिव स्ट्रैटेजी एज इट इज। ये जो बिजनेस फंडामेंटल को रिलेटिवली इतना वेटेज नहीं देता, वैल्यूएशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इस सब का ज्यादा वेटेज नहीं होता। हाल ही में जो चल रहा है उसी पे ज्यादा वेटेज होता है, क्योंकि वो पूरा वेव्स में चलता है मार्केट। आप कभी खरीदते हो, कभी बेचते हो, तो हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। मार्केट टाइमिंग चैलेंज हो सकता है, फंड मैनेजर इसको अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मार्केट टाइमिंग कैन बी ए चैलेंज। वॉलेटिलिटी सेंसिटिविटी, मतलब अगर सडनली दिशा चेंज हो जाए मार्केट का, तो हो सकता है आपके फंड्स में कुछ लॉसेस हो। ड्रॉडाउन्स जो है बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड लगेगा अगर आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी मिड और स्मॉल कैप में चुनोगे। तो मिड और स्मॉल कैप के बदले में अगर आप लार्ज कैप में करोगे, थोड़ा कम उस पर असर पड़ सकता है। अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो आउटसाइज रिटर्न मिल सकता है, जैसे आपने देखा पिछले 3 साइकिल में, व्हेन इट इज मार्केट अप ट्रेंड ही है, तब आपको बहुत अच्छा आउटसाइज रिटर्न्स मिल सकता है। होराइजन जो है, इन्वेस्टमेंट होराइजन हर एक का लंबा नहीं होता, शॉर्टर टर्म होराइजन में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न्स इसमें मिल सकता है। इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल, तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, आपको ट्रेंड देखना होता है, और इट लीवरेजेस मार्केट सेंटिमेंट। सो हर्ड में सब लोग जहां चल रहा है वहां पे चलता है। और इसमें अगर आप मोमेंटम में बहुत सक्सेसफुल फंड हाउस अगर आप देखोगे, तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड के मन में आता है, और दूसरा एडलवाइस का जो बैफ है, वो भी मोमेंटम स्ट्रेटजी यूज करता है, मोमेंटम के हिसाब से डेट इक्विटी को बैलेंस करता है। तो दीज आर 2 फंड हाउसेस व्हिच कम टू माइंड। और मोमेंटम पर हमने बात की क्वालिटी इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल है, जिसको काफ़ी फंड हाउसेज और फंड मैनेजर अपनाते हैं। ये क्वालिटी इन्वेस्टिंग प्रवीण कब काम आती है? बाजार का कौन सा साइकिल है जिसमें क्वालिटी इन्वेस्टिंग को फंड मैनेजर ज़्यादा उस पर फोकस रखते हैं, या फिर अगेन कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है, जब भी टाइम सही हो वही सही? क्वालिटी इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट एक तरीके से ऑपोजिट हो जाता है मोमेंटम का, स्वाति, क्योंकि हम लोग फंडामेंटली ऐसी कंपनीज को देख रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल्स हैं उनके, उनकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हो, बैलेंस शीट्स बहुत ही ज्यादा साउंड हो। और इस टाइप की कंपनीज मेरे ख्याल से आइडियली तो किसी भी साइकिल में चलनी चाहिए, बट क्योंकि इनमें शायद आपको एकदम से उस टाइप का फास्ट स्पीड में, जिसको बोलेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस काइंड ऑफ जो हम देखते हैं रन अप, वो ना देखें, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कंपनीज में पाया जाता है। बट ये हर सेक्टर्स में मोस्टली लीडर्स होते हैं, और ये काफी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर फंड हाउसेस क्वालिटी को एक एडिशनल क्राइटेरिया की लेके लेके चलना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक
कोई भी फंड हाउसेस पे सिंगुलरली फोकस नहीं करता है। एनजे म्यूचुअल फंड जो है वो क्वालिटी को फर्स्ट क्राइटेरिया अपना लेके चलता है, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि जो हम अपना एडवांस सिलेक्शन है ऑफ जो पोर्टफोलियोज वो हम वैल्यू पैरामीटर्स पे करते हैं। तो यानी कि जो क्वालिटी का क्राइटेरिया है ये हल्का सा ज्यादा टिल्टेड है वैल्यू की तरफ, उससे थोड़ा सा मेल खाता हुआ है। बट आज के टाइम पे अगर हम, बिकॉज हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की भी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को यूज करके देख रहे हैं कि इंडिसेस बन रहे हैं, तो इंडेक्स फंड्स लॉन्च हो रहे हैं, फंड हाउसेस बहुत सारे क्वालिटी पे फोकस करते हैं, उनमें से डीएसपी एक है। सो आइडियली क्वालिटी इन्वेस्टिंग को अगर आप सिंगुलरली इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको कम ऑप्शंस मिलेंगे अदर देन इंडेक्स फंड्स। उसमें निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स एक है जिसके मैं टॉप 5 स्टॉक्स बताती हूँ, जैसे आईटीसी, इन्फोसिस, एचसीएल हो गया, एचयूएल हो गया, टीसीएस है। सो क्वालिटी आई थिंक ये तो थ्रू आउट एनी साइकिल क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए, एंड क्वालिटी यूजुअली आपको लेट डाउन नहीं करेगा बिकॉज ये फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन कंपनीज हैं विद वेरी वेरी साउंड ट्रैक रिकॉर्ड्स। एब्सोल्युटली। और प्रतिभा, एक फंड लेवल पर एक इन्वेस्टर जो है उसको कितना ध्यान रखना चाहिए, या क्या उसके लिए या एडवाइजेबल है, या उसको फोकस करना भी चाहिए कि उनका फंड मैनेजर कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहा है, मतलब एक नॉलेज के तौर पर, या फिर एक कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि उनको मालूम हो कि किसी बाजार के साइकिल में फंड मैनेजर कौन से इन्वेस्टिंग मेथड को ज़्यादा पसंद कर रहा है? ब्रॉडली देखा जाए तो फंड हाउसेस, अभी पहले ऐसा था कि ये वैल्यू फंड हाउस है, ये ग्रोथ फंड हाउस है, और आज की तारीख में क्योंकि एक बहुत साल तक चला और दूसरे मतलब का इतना परफॉर्मेंस नहीं आया, तो सब लोग ब्लेंड ब्लेंड की बात करते हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये जानना जरूरी है कि टिल्ट किस तरफ है एक फंड। जैसे कि आप कैनरा रोबेको को देखें तो क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस का मन में वैल्यू आता है कि ये इनका ये वैल्यू सिस्टम है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कर सकते कि अभी हमने क्वालिटी खरीदा फिर या वैल्यू खरीदा और बेच दिया, बिकॉज ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होते हैं, और कब खरीदना कब बेचना वो पता नहीं है, टैक्सेशन होता है, और हम कंपाउंडिंग का जो मैजिकल एक इफेक्ट है उसको तोड़ रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर आपने एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आपने 2 लार्ज कैप स्टॉक चुने, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स चुने, तो इसमें ये होना जरूरी है कि एक वैल्यू हो एक ग्रोथ हो, तो एक काइंड ऑफ बैलेंस मिलता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक तो अच्छा रहेगा, जरूरी नहीं है 2 चुनना, लेकिन अगर आप 2 चुन ही रहे हो तो डिफरेंट स्टाइल्स विल बेनिफिट यू। जैसे हम देखते हैं एसेट एलोकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, मार्केट कैप की तरफ ध्यान देते हैं, तो पोर्टफोलियो में हर स्टाइल, मतलब दोनों स्टाइल, एटलीस्ट वैल्यू ग्रोथ के बीच में दोनों स्टाइल होना, थोड़ा बहुत मोमेंटम होना जरूरी है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक ना एक तो चल पड़ेगी और आपका पोर्टफोलियो का आउटकम जो है अच्छा रहे। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक और होमवर्क हो गया कि आप अपने जब पोर्टफोलियो को देखें तो ये भी समझें कि आपका जो फंड है वो कौन से स्टाइल को फॉलो करता है, वैल्यू फॉलो करता है, ग्रोथ फॉलो करता है, एक ब्लेंडेड स्टाइल फॉलो करता है। इन्फॉर्मेशन जो जानकारी काफ़ी हद तक हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी है, क्योंकि आपका हक बनता है कि हर एक मार्केट साइकिल में आपको अपने फंड में फ़ायदा हो। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका प्रवीण और प्रतिभा हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आज। और मनी गुरु में भी बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।